हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए, हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास चल रही है। क्या मध्यकालीन इतिहास की क्लास चल रही है? मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको बताया कि कितने वंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। ये 5 वंश आपको बता दिए गए हैं। आज हम लोग देखा जाए तो जो दूसरा वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जो कह सकते हैं आप खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में देखेंगे। खिलजी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो जो खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? खिलजी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के बीच। कितना? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के बीच खिलजी वंश का कार्यकाल था। इसके पहले आपकी तो क्लास में बता दी गई है कि खिलजी वंश से संबंधित आपको प्रारंभिक की जो जानकारियां थी वो आपको बता दी गई। आज हम लोग पढ़ेंगे जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में। चलिए देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के कार्यकाल कब से कब तक था। कौन थे? देखिए, कौन थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इनके ये थे, आप कह सकते हैं इसके संस्थापक की बात। ये संस्थापक भी थे। कौन थे? संस्थापक थे किसके? खिलजी वंश के संस्थापक थे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 1290 से लेके कब से कब? 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का शासनकाल होता है। अब हम लोग इनके थोड़ा प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसे रहा। प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो जो जलालुद्दीन थे, जो इनके पूर्वज कह सकते हैं कि जो आके कुछ हेलमंद नदी के किनारे, हेलमंद नदी घाटी के किनारे रहने लगे हैं, साथ ही साथ जिसे खिलजी घाटी कहा जाने लगा। और वहाँ से कुछ लोग आके वो भारत में निवास करने लगे। कहाँ रहने लगे? भारत में निवास करने लगे। भारत में निवास करने लगे। आप पहले से आपको बताया गया जो ये खिलजी थे, खिलजी को जो खिलजी है, खिलजी को गैर तुर्क समझा जाता है। क्या समझा जाता है? गैर तुर्क। गैर तुर्क समझा जाता है। और जो यहाँ पे जो पहले से जब कह सकते हैं कि जो मामलूक वंश या इल्बारी तुर्क रह रहे थे, अपने आप को वे अपने आप को तुर्क सरदार समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? तुर्क सरदार। जबकि खिलजी वंश को कहे हुए गैर तुर्क सरदार समझ रहे थे। इसी वजह से जब वे भारत में कह सकते हैं कि जब भारत में खिलजी आते हैं तो वे तुर्कों के, आप कह सकते हैं इल्बारी जो तुर्क रहते हैं उनकी सेवा करने लगते हैं। क्या करते हैं? इल्बारी तुर्कों की सेवा करते थे। कौन? जो खिलजी वंश के साथ खिलजी वंश के लोग थे। कह सकते हैं कि जो गैर तुर्क लोग थे वे तुर्क लोगों की सेवा कर रहे थे भारत में। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दिया जा रहा है कि जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे अपनी योग्यता की वजह से, क्या थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह अपनी योग्यता की वजह से कौन सा पद प्राप्त करते हैं? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने सर ए जांदार कौन सी उपाधि धारण करते हैं? ये कौन सा पद मिलता है? सर ए सर ए जांदार। सरे जहांदार उपाधि दी जाती है। किसको मिलती है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की। कैसे? उनकी योग्यता के हिसाब से, इनकी योग्यता के अनुसार उन्हें सरे जहांदार उपाधि मिलती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने यह पद की प्राप्ति की थी। अब सरे जहांदार का मतलब क्या होता है? सरे जहांदार का मतलब होता है शाही अंगरक्षक। क्या होता है? शाही अंगरक्षक। शाही अंगरक्षक। क्या होता है? सरे जहांदार की उपाधि प्राप्त करते हैं। सरे जहांदार पद जो होता है तो उसे शाही अंगरक्षक कहा जाता है। इन्हें ये पद प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि गुलाम वंश में कौन सा शासक था जिन्हें ये उपाधि धारण की थी या यह पदवी प्राप्त की थी। जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने ये पद जब प्राप्त कर लिया, उसके कुछ समय बाद उन्होंने समाना का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कहाँ का? इन्हें समाना का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कहाँ का? समाना का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है? समाना का। समाना एक ऐसा समाना क्षेत्र था। सबाना नहीं, सवाना का क्षेत्र नहीं कह रहे हैं, सवाना लिखा गया है। समाना, सवाना, सवाना मत समझ लीजिएगा समाना का जंगल, ये नहीं, ये गलत है, ये आपका सही है। समाना, समाना के लिए सूबेदार नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जब ये सूबेदार वहाँ समाना के सूबेदार रहते हैं तभी उन्हीं के समय में कई बार जब कह सकते हैं कि जब ये समाना, अब कह सकते हैं कि जब ये समाना के सूबेदार थे उसी समय थे, इनके शासनकाल के दौरान ही देखा जाए तो भारत में जो
मंगोल आक्रमण थे, उनके शासनकाल में कई बार इन्होंने मंगोल आक्रमण को सामना किया था। और देखा जाए तो जो मंगोल आक्रमण भारत में आक्रमण कर रहे थे, वे एक भी बार सफल नहीं हुए, सफल नहीं होते हैं। किसके शासनकाल में होता है? देखा जाए तो जलालुद्दीन समाने के सूबेदार रहते हैं, तो उस समय देखा जाए तो मंगोलों ने कई बार भारत पे आक्रमण करते हैं। उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उन सबको अपने प्रयासों में विफल करते हैं। इसी से इसकी योग्यता को देखते हुए कह सकते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज शाह की योग्यता को देखते हुए कैकूबाद ने इन्हें शाइस्ता खां की उपाधि देते हैं। कैकूबाद ने कौन सी उपाधि देते हैं? कैकूबाद ने इन्हें शाइस्ता खां की उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि देते हैं? शाइस्ता खां की उपाधि देते हैं। उसके साथ ही साथ उन्हें आरिज-ए मुमालिक कौन सा पद देते हैं? आरिज-ए मुमालिक। अब आपको बताना है कि आरिज-ए मुमालिक पद किसको दिया जाता था? आरिज-ए मुमालिक पद होता था जो सेना का सेना मंत्री होता था। क्या होता था? ये सेना के सेना मंत्री थे। इन्हें सेना मंत्री नियुक्त किया गया। ये तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक, देखा जाए तो कैकूबाद जब तक अपने सिंहासन पर रहता है तब तक ये उसके सेना मंत्री रहते हैं। कौन रहता है? जलालुद्दीन। अब कह सकते हैं कि जब जलालुद्दीन ने आरिज-ए मुमालिक पद या सेना मंत्री का पद पाते हैं, तो जो खिलजी वंश या कह सकते हैं जो खिलजी सरदार थे, उनका ये प्रमुख हो जाते हैं, या खिलजी वंश का ये होते हैं, खिलजी वंश के प्रधान हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि जो जलालुद्दीन थे वे खिलजियों के प्रधान हो जाते हैं, खिलजियों के प्रधान। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं, साथ ही साथ ये दरबार में गैर तुर्क जो थे, दरबार में गैर तुर्क का, साथ ही साथ गैर तुर्की मुसलमानों का नेता, आप कह सकते हैं नेता बन गए। इसी के साथ साथ जो तुर्क सरदार थे, आप कह सकते हैं कि जो तुर्क सरदार थे, कौन थे? तुर्क सरदार वे गैर तुर्क सरदार जो थे, आप कह सकते हैं कि जो गैर तुर्क सरदार थे, उनकी शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए, उनको अपने जो पद मिल रहा था उन्हें पदस्थ करने के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई उन्हें मारने की। और साथ ही साथ उन्होंने उन सरदारों में सबसे पहला नाम किसका था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का। फिरोज शाह खिलजी का पहला नाम था। किसका था? फिरोज शाह खिलजी का पहला नाम था। क्यों पहला नाम था? देखा जाए तो जो खिलजी वंश में थे, ये क्या कहते हैं, सबसे उच्च पदों पर नियुक्त थे। इसी वजह से इन्हें जो तुर्क सरदार थे वे मानना चाहते थे, क्योंकि ये गैर तुर्क सरदार थे। इसी वजह से इनकी जो योग्यता से, अब कह सकते हैं कि जो इनकी योग्यता से तुर्क सरदार इनसे जलते थे। और इस प्रकार अंत में देखा जाए तो इन्होंने इन लोगों से परेशान होकर, जो तुर्क सरदार थे उनसे परेशान होकर, उन्होंने कैकूबाद, कौन थे? कैकूबाद के पश्चात जो क्यूमर्स बनते हैं शासक, क्यूमर्स कह सकते हैं कि राज सिंहासन पर आसीन होते हैं, जिसे कहा जाता है शमसुद्दीन के नाम से वे सुल्तान बनते हैं। शमसुद्दीन के नाम से जो सुल्तान बनते हैं, उनको इन दोनों की हत्या कर देते हैं। कौन करता है? फिरोज शाह खिलजी इन दोनों की हत्या कर देते हैं। उसके बाद अंत में देखा जाए तो 13 जून 1290 ईस्वी को 13 जून 1290 को राज्याभिषेक करते हैं, अपना राज्याभिषेक करते हैं। 13 जून 1290 को इनका राज्याभिषेक होता है। कहाँ पे होता है? देखा जाए तो अपूर्ण किलोखरी महल में इनका राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है? 13 जून 1290 को इनका राज्याभिषेक करते हैं। कहाँ पे करते हैं? जो कैकूबाद द्वारा बनाया गया, कि ये किसने बनाया था? कैकूबाद ने बनाया था। इस महल को किसने बनाया था? कैकूबाद ने। अपूर्ण किलोखरी महल में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करते हैं। कब करते हैं? 13 जून 1290 ईस्वी के बीच। जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 13 जून 1290 ईस्वी को कह सकते हैं कि जब सिंहासन पर आसीन होते हैं, तो उनकी उम्र कितना थी? आप कह सकते हैं कि 13 जून 1290 ईस्वी को जब ये सिंहासन पर आसीन होते थे, इनकी उम्र होती है 70 वर्ष। कितने थे? ये 70 वर्ष के होते हैं, तो वे तब सिंहासन पर आसीन होते हैं। आप कह सकते हैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एक योग्य सेनापति होने के साथ
योग्य सेनापति होने के साथ ही जो जिस उम्र में योग्य सेनापति होने के साथ साथ ही अब युद्ध प्रिय नहीं रह गए हैं। क्या आप कह सकते हैं कि ये युद्ध प्रिय नहीं रह गए हैं, इतनी उम्र युद्ध प्रिय नहीं रह गए हैं। आप कह सकते हैं कि देखा जाए तो एक जब इनकी उम्र काफ़ी हो जाने की वजह से कह सकते हैं वह योग्य सेनापति थे लेकिन युद्ध प्रिय नहीं थे, इसी वजह से कहा गया क्योंकि उनकी उम्र उस समय 70 वर्ष हो गई थी, इस वजह से उन्हें कह सकते हैं कि योग्य सेनापति थे लेकिन युद्ध प्रिय नहीं थे। अब 70 वर्ष की उम्र में वे युद्ध करने में सक्षम नहीं थे, आप कह सकते हैं इस युद्ध करने के योग्य नहीं थे। और देखा जाए तो वे अपने अंत समय में इतना दयालु कर सकते हैं या इतना सहिष्णु हो गए थे कि उन्होंने उनके साम्राज्य में जो भी चोर थे, लुटेरे थे या जो अमीर वर्ग के तबके के जो अमीर वर्ग थे, तुर्क थे, उन्हें सब क्षमा कर दे रहे थे। सभी को वे अपने राज्य में क्षमा कर दे रहे थे। इस तरह उनकी होता है। अब कह सकते हैं कि उस समय देखा जाए तो जब दिल्ली सल्तनत में एक योग्य शासक या अनुशीलन शासक की आवश्यकता थी तो उन्होंने इन सब का परिचय नहीं दिया। आप कह सकते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने आप कह सकते हैं कि जलालुद्दीन जो थे वह सुल्तान पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल आप कह सकते हैं कि जलालुद्दीन जो थे जहाँ ना ही सुल्तान पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल व्यवहार करते हैं और ना ही उनके अनुकूल महत्वाकांक्षाएं रखते हैं कि वह सुल्तान बनने के बाद इनकी कोई भी इच्छाएं नहीं रह गई थी। इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।